हेलो एवरीवन, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये मैंने क्लासिफाई किया था अपने अकॉर्डिंग। और इसमें हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पढ़ चुके। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब होता है कोई भी दो मास हैं, एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये जो फोर्स अप्लाई होता है इसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। कोई भी दो मास है, एनी टू मासेस अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। क्लियर? अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? क्योंकि फील्ड पहले है, फोर्स बाद में, तो फील्ड का पढ़ना पहले जरूरी है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? ये वो फील्ड होता है या वो रीजन होता है जिसके अंदर अगर बाहर से कोई मास आया तो उस पर फोर्स लगेगा। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपने एक मास को रख दिया, ठीक, ये मास को रख दिया, और एक आप छोटा सा मास जिसको टेस्ट मास कहते हैं लेकर के आए। जैसे ही आप टेस्ट मास को लेकर के आएंगे वैसे ही क्या होगा, इस पर फोर्स लगेगा। आप समझ जाएंगे फील्ड के अंदर है। क्यों? जैसे आप क्या करेंगे, कोई मास लेते हैं और उस मास में बाहर से कोई फील्ड लेकर के आए, अगर बाहर से कोई मास लेकर के आए तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स। इसका मतलब वो फील्ड के अंदर आ गया। क्लियर? और ये जो बाहर से मास लाते हैं ये बहुत छोटा मास लाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट मास। इस मास का नाम होता है टेस्ट मास। इस मास का नाम है टेस्ट मास। तो अगर मान लीजिए क्या हो रहा है कि बाहर से किसी मास को लेके आए तो उस पर फोर्स लगता है और उस मास का नाम टेस्ट मास, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। जैसे अर्थ है, बाहर से कोई आता है पार्टिकल, कोई भी मास आता है तो अर्थ उसको अपनी तरफ क्या करता है? अटैक। जब तक वो फील्ड के बाहर है तब तक उसको अट्रैक्ट नहीं करता, जैसे ही फील्ड के अंदर आया उसको अट्रैक्शन मिलेगा। अब यहां क्या हो गया? ये हो गया एफ। अब यहां क्या हो रहा है? ये फील्ड के अंदर है, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है? दैट इज फोर्स अपॉन मास। ये क्या होती है? फोर्स पर यूनिट मास। आप समझ रहे हैं? तो यहां पर क्या हो रहा है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? फोर्स पर यूनिट मास कहलाएगी। दैट इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स लगा, किसने लगाया? फोर्स लगाने वाला कौन? ये मास जो पहले से रखा था, इसने फोर्स लगाया। ये जो फोर्स लगा पर यूनिट मास, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर हो रहा है? और इसको लिखा किससे जाता है? ई से लिखा जाता है, और इसके नीचे जी है। क्लियर? जी लगा देंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए, केवल ई लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक? तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो गया फोर्स पर यूनिट मास। जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही किसकी होगी? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की होगी। क्लियर? ये आपका होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। शॉर्ट में इसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड बोल सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर फील्ड क्या है? फील्ड इज द स्पेस अराउंड अ मास इन विच एनी एक्सटर्नल मास एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। आइए एक लाइन में लिख ले, द स्पेस अराउंड अ मास, स्पेस अराउंड अ मास in which any external mass experiences a force, in which any external mass experiences a force। बाहर से जो मास लाते हैं उस पर जैसे ही फोर्स लगने लगा मतलब वो फील्ड के अंदर आ गया। इट कम्स इनसाइड द फील्ड। बात को आप समझ लो। तो ये क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक? अब बात आती है कि ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी होती कितनी है और क्या ये m0 पर डिपेंड करती है? दो बातें,
क्या ये एम नॉट पर डिपेंड करेगी और इसकी वैल्यू कितनी होती है? दो बातें अपने को देखनी। सबसे पहले तो देखिए वैल्यू, अगर इसको यहां से मिला दें आर डिस्टेंस, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला है? फोर्स का जो फॉर्मूला है जी कैपिटल एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा फोर्स हो गया। तो यहां देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड की जो इंटेंसिटी है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया? आर स्क्वायर। अब एक बात देखिए, ये जो फील्ड आया है ये मास एम नॉट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी है डज नॉट डिपेंड अपॉन एम नॉट, डज नॉट डिपेंड अपॉन एम नॉट, ये एम नॉट पर डिपेंड नहीं करती है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एम नॉट, ये हमारा एम नॉट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर है। तो यहां क्या हो रहा है? ये फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, फोर्स की वैल्यू को एम नॉट से डिवाइड कर दिया, तो भाई ये वैल्यू आ गई। अब आप हमसे मेन बात क्या पूछोगे पता है? कि सर जब ये डिपेंड नहीं कर रहा है तो आप ये बार बार क्यों कह रहे हो कि ये छोटा होना चाहिए? ये वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा मास होता है, आप हमसे क्यों कह रहे हो? नहीं, हमने कहा ना छोटा मास होना चाहिए, तो मैं क्यों कह रहा हूं कि छोटा होना चाहिए? क्या रीजन है इसका? इसका रीजन है कि कल को अगर अर्थ के फील्ड में बाहर से सन आ जाए, अब बताओ निकालो अर्थ का फील्ड, कहीं नहीं निकाल पाओगे। क्यों? अर्थ को ही अट्रैक्ट कर लेगा वो। तो बड़ा मास लाने में खतरा ये है, डेंजरस ये है कि वो पहले वाले मास को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए हमेशा सजेशन दिया जाता है कि फील्ड कैलकुलेट करते समय स्मॉल एम होना चाहिए, स्मॉल मास होना चाहिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक, तो ये तो बात हो गई ग्रेविटेशनल फील्ड के कॉन्सेप्ट की। अब रही बात न्यूमेरिकल्स की, कैसे न्यूमेरिकल आते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें न्यूमेरिकल वेक्टर बेस्ड आते हैं, विद डायरेक्शंस आते हैं। क्या होता है? उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका जो नाम होता है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये होता है कि जैसे एक मास ये है m1 है, एक मास m2 है, एक मास m3 है। अब यहां पर कोई पॉइंट मान लो P हो गया, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर है। क्लियर? यहां पर क्या हो रहा है? m1 का फील्ड E1 हुआ, m2 का फील्ड E2 हुआ, m3 का फील्ड E3 हो गया। अब यहां क्या हो रहा है? क्यों भाई? m1 का फील्ड क्या हो गया? E1, m2 का फील्ड क्या हो गया? E2, m3 का फील्ड क्या हो गया? E3। तो यहां पर क्या हो गया? टोटल फील्ड इन सारे फील्ड्स का वेक्टर सम होगा E1 प्लस E2 प्लस E3। जितने भी इंडिविजुअल फोर्सेस हैं सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट जो फील्ड होता है दैट इज द वेक्टर सम। रिजल्टेंट जो फील्ड होता है, रिजल्टेंट फील्ड इज द वेक्टर सम, इज द वेक्टर सम। ये सारे फोर्सेस का, सारे फील्ड्स का ये वेक्टर सम होता है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो कहीं भी फील्ड निकालना, वेक्टर का ध्यान रखना। मैं एक दो क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं। और हमसे क्वेश्चन एक याद पूछा करता है जहां पर न्यूट्रल पॉइंट पूछता है। न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पर नेट फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। तो आइए नल पॉइंट से शुरुआत करते हैं। जैसे ये दो मासेस हैं, कल को मान लीजिए एक मास ये m हो गया, ये मास 4m हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। अब ये देखो इन्होंने कहा है पोजीशन ऑफ c बताना है सो दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0 एट c। हमको c की पोजीशन बताना है, कहाँ है? कि जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाए? 0।
इसी को कहा जाता है नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट, जहां पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाए या नेट फील्ड जीरो हो जाए, क्योंकि नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट हर फील्ड में मिलेंगे आपको, ग्रेविटेशन में मिलेगा, इलेक्ट्रिक में मिलेगा, मैग्नेटिक में मिलेगा, यू विल ऑलवेयर एवरीवेयर गेट द क्या न्यूट्रल पॉइंट। अब ये देखो यहां पर क्या हो रहा है बच्चा, ये डिस्टेंस ले लो x, ये r माइनस एक्स, टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने क्या सपोज कर ली है r, टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने क्या सपोर्ट की हुई है r सपोज की हुई है। अब ये देखो यहां पर दो फील्ड होंगे, एक फील्ड इस मास का है टूवर्ड्स, ये देखो ये हो गया मान लो E1, एक फील्ड इसका हो गया, नाम रख लो E2। अब यहां पर क्या हो गया बताइए, E1 इज इक्वल टू E2, ये क्या हो गया Gm अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया G इंटू 4m अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर, m कट गया G कट गया, ये क्या मिला बच्चा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 4 अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर, रूट ले लो 1 अपॉन एक्स 2 अपॉन r माइनस एक्स, ये आएगा 2x, तो यहां से क्या मिला r इक्वल टू 3x, x इक्वल्स टू r बाई 3, खत्म। कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्या हो गया, यहां पर दो फील्ड हो गए, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, कैंसिल हो जाएगा, निकाल करके क्या करिए x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये तरीका होता है पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट को कैलकुलेट करने का। अब इसके बाद आइए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर आपको क्वेश्चंस बता दें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बता दें। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर कैसे प्रॉब्लम बनते हैं उनको थोड़ा डिस्कस किया जाए, है ना। ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, लेकिन यहाँ नेट जीरो था। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया और यहां पर एक मास ले लिया, एक मास यहां, ये दोनों m है, ठीक, इस पॉइंट का नाम a, इसका नाम b, इसका नाम c, और ये तीनों देखो r हो गए, ठीक। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि बताइए ग्रेविटेशनल फील्ड इस वाले पॉइंट पर कितना होगा a पर, क्या पूछ रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट a वाले पॉइंट पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, ठीक। तो अब देखो सबसे पहला काम डायरेक्शन बनानी है, कुछ मत करिए, सबसे पहला काम डायरेक्शन बनाइए। अगर आप डायरेक्शन देखो बनाते हैं तो क्या होगा, एक फील्ड इधर आ गया, देखो आ गया, एक फील्ड इधर आ गया, देखो आ गया, ये कौन हो गया E1, ये कौन हो गया E2, ये कितने डिग्री का एंगल है 60। अब ये देखो ये दोनों का रिजल्टेंट E हो गया कि नहीं, क्लियर, रिजल्टेंट जो आपका है E हो गया। अब यहां क्या हो रहा है, यहां पर देखो E1 और E2 की वैल्यू सेम है, ये क्या है, ये है Gm अपॉन r स्क्वायर, ठीक, दोनों इक्वल हैं, और अगर दोनों इक्वल हैं तो ये वैल्यू कितनी आ गई Gm अपॉन r स्क्वायर। तो रिजल्टेंट फील्ड क्या निकलेगा, अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 और cos 60, यही तो आएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर और प्लस 2 E1 E2 cos 60, E कितना आ गया। अब ये देखो E1 स्क्वायर है तो ये दोनों सेम है, E1 E2 दोनों सेम है, तो ये क्या निकला, तो ये देखो ये आ गया Gm अपॉन r स्क्वायर इंटू 2 लगा दो, दो लोग हैं, प्लस 2, और ये होगा Gm अपॉन r स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और cos 60 कितना है 1/2 आ जाएगा। अब ये देखो 2 से 2 कट गया, ये देखो ये इंटू 2 है और ये आपका अकेला है, तो 2 + 1 कितना होता है 3, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या निकलेगा Gm अपॉन r स्क्वायर, साथ में क्या लग गया बोलो √3, ये वैल्यू, ठीक। तो ये तरीका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सिंपल वे में काम मैं समझाऊंगा आपको, कुछ मत करिए। आपको ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला पता है, वो लगाना है, डायरेक्शन मेन है। तो सबसे पहले आप वेक्टर डायग्राम बना लिया करो, ये पहला ग्रेविटेशनल फील्ड है और ये ग्रेविटेशनल फील्ड दूसरा है,
अगर कल को आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो तो वहां पर एक छोटा सा मास रख लिया करो, यहां पर एक छोटा सा मास रख लिया करो। जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है, फील्ड की रूल होता है। जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही फील्ड की होती है, काम खत्म हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर कैसे क्वेश्चन आते हैं ये मैंने आपको बताया। ठीक, अब इसके बाद आइए आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर के ग्रेविटेशनल फील्ड बताते हैं वन बाय वन। आइए शुरू करें। तो ग्रेविटेशनल फील्ड्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर में कौन कौन से अपने सिलेबस में है या किन पर हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो स्फीयर, जो स्फीयर होता है उसका ग्रेविटेशनल फील्ड हमसे पूछा जा सकता है और पूछा जाता है, उस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ स्फीयर और थोड़ा सा रिंग का बता देंगे, हालांकि रिंग पर क्वेश्चन के चांसेस कम होते हैं लेकिन फिर भी हम आपको बता देंगे। अब आइए सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग पढ़ते हैं स्फीयर। स्फीयर में भी कौन सा, सबसे पहले हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर जो है इसको स्फेरिकल शेल भी कहते हैं। इसका देखो ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे कल को ये देखो, ये आपने एक स्फीयर बनाया और ये एम मास है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है और आप जो है इस पॉइंट पर फील्ड निकालना चाहते हो। आप जो है फील्ड कहां निकालना चाहते हो, इस पॉइंट पर निकालना चाहते हो। ये पॉइंट देखो बाहर है, ये पॉइंट बाहर है। कल को अगर कोई मास यहां पर रखेंगे, मान लो हमने एक छोटा सा मास रख दिया, फोर्स कहां लगेगा, अंदर की तरफ, ग्रेविटेशनल फील्ड टुवर्ड्स द स्फीयर होगा। और एक बात और है, स्फीयर के सेंटर की तरफ होगा। मतलब हम ये सपोज कर सकते हैं कि पूरे स्फीयर का जो मास है वो इसके सेंटर पे रखा है। हम लोग क्या सपोज कर सकते हैं, वी कैन एज्यूम दैट होल मास इज एट द सेंटर। हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि सारा का सारा मास कहां है, सेंटर पर। और अगर सारा का सारा मास सेंटर पर है तो यहां जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये कितना निकलेगा, Gm/r²। बिल्कुल सेम वही जो हमारे पास किसका होता है, मास, पॉइंट मास का होता है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था। उसके बाद अगर आप ऑन द सरफेस कैलकुलेट करें, और अगर आप ऑन द सरफेस कैलकुलेट करें, स्मॉल आर कैपिटल आर, तो ग्रेविटेशनल फील्ड Gm/r² हो गया। ग्रेविटेशनल फील्ड Gm/ क्या हो गया, r²। अगर r की वैल्यू लेस देन r, मतलब इनसाइड हो गया, इनसाइड हो गया, तो वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0। तो ध्यान रखना, स्फीयर के अंदर जाने पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0, सरफेस पर सबसे ज्यादा होती है, दूर जाएंगे तो कम होगा, अंदर जाएंगे तो 0 होता है। क्लियर? इसको देखो ग्राफ में हम आपको बना के दिखाएं। जैसे ये आपने ग्राफ बनाया ग्रेविटेशनल फील्ड का और आर के साथ, तो ये देखो ये आर वाली रेडियस वाली लाइन है, ग्रेविटेशनल फील्ड इसके अंदर नहीं होगा, यहां से ऐसे हाइपरबोलिक जाएगा, ये ऐसे जाएगा, देख रहे हो। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अब कहोगे सर ये उल्टा क्यों बनाया आपने, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। डायरेक्शन देख रहे हो, ये जो बाहर की तरफ होता है ये r होता है, इसको रेडियल वेक्टर कहते हैं, और ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ होता है, अंदर। तो अगर कल को ये पॉजिटिव लिया जाए तो ये क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे ना, इसलिए ग्राफ जनरली हम लोग इसमें कहाँ बनाते हैं, निगेटिव। लेकिन अगर कल को तुम्हें ऑप्शन में नेगेटिव ना मिले तो तुम आराम से पॉजिटिव वाला ऊपर वाला लगा सकते हो। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों है, पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, तो निगेटिव वाला लगाना, ये ध्यान रखना। तो ये कौन सा था, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर में बाहर फील्ड है, सरफेस पर मैक्सिमम है, अंदर 0। अब आइए दूसरा, सॉलिड स्फीयर।
सेकेंड इज सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में क्या होता है, बाकी के दोनों फॉर्मूले तो सेम है, जैसे ये कैपिटल आर है, ये बाहर पॉइंट पी है, आर ग्रेटर देन आर, ये एम मास है, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड जी एम अपॉन आर स्क्वायर बिल्कुल वही है जो होना चाहिए पॉइंट मास का, बिल्कुल ये पॉइंट मास का है। उसके बाद अगर आर इक्वल्स टू आर ले लिया जाए तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो गया, ये सरफेस पर हो गया। अब प्रॉब्लम आती है इसमें इनसाइड। इनसाइड कैसे प्रॉब्लम आती है, कल को मान लो आपको यहां फील्ड निकालना है, ये देखो, ये मान लो ये वाली डिस्टेंस है, यहां पर मान लो आपने स्मॉल आर बनाया और यहां आपको फील्ड निकालना है, तो आपके लिए मास केवल इतना लिया जाएगा, केवल इतना मास लिया जाएगा। ये देख रहे हो एम डैश निकलेगा कि नहीं भाई, आपको फील्ड अंदर निकालना है, आर लेस देन आर की बात हो रही है, तो एम डैश कैसे निकलेगा, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब कैंसिल हो गया, ये कौन हो गया एम आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये वैल्यू आ गई। एम डैश क्या है, ये हो गया एम आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अब लगाओ यहां से, देखो क्या होगा, यहां पर अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे तो ये देखो ये आएगा जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर, ये देखो जी अपॉन आर स्क्वायर, और ये कितना हो गया एम आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड जी एम अपॉन, और साथ में एक आर है, आर की पावर 3। दिखा बदल गया कि नहीं बदल गया। अंदर जाने पर जो पैटर्न है ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये ग्रेविटेशनल फील्ड का जो पैटर्न है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर। तो ये तरीका इसका होता है, ठीक है, ये इसका तरीका है क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अंदर जाएंगे प्रोपोर्शनल, बाहर जाएंगे इनवर्सली। आओ ग्राफ में इस चीज को बना के दिखाएं। ग्राफ में कैसे, जैसे ये मान लो ये आपने ग्राफ बनाया, ये आर हो गया, ये देखो ग्रेविटेशनल फील्ड, ये पहले प्रोपोर्शनल, ये देखो सरफेस तक, और फिर ये हाइपरबोलिक ग्राफ, यही तो होगा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, और ये कैसा ग्राफ होगा हाइपरबोलिक होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगेन मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर आपको नीचे ना मिले ग्राफ तो आप ऊपर भी बना सकते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड किसका हो गया, दैट ऑफ स्फीयर। स्फीयर में दो केस बन सकते हैं, एक सॉलिड बन सकता है, एक हॉलो बन सकता है, दोनों मैंने आपको बताया, ठीक। अब आप देखिए ध्यान से, रिंग का क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ रिंग। अब बात हो रही है रिंग की, स्फीयर तो हो गया भाई, रिंग का मतलब ये देखो ऐसे है, ये एम मास की है और ये आपका सेंटर है। अब ये देखो यहां से एक्स डिस्टेंस, ये कौन है कैपिटल आर, ये इस पॉइंट पर हमको फील्ड निकालना है, ठीक। इस पॉइंट पर अगर हमको फील्ड निकालना है तो देखो मेथड क्या होता है वो भी बता देते हैं। यहां पर एक छोटा सा मास ले लो डीएम, और एक मास बच्चा नीचे ले लो और इसको यहां से मिला दो ऐसे, क्लियर। अब ये देखो यहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये देखो इसका हो गया देखो डीई, इसका भी ग्रेविटेशनल फील्ड मान लो डीई, ये एंगल मान लो थीटा, ये भी थीटा, ये देखो ये ऐसे ब्रेक हो गए कि नहीं हो गए, क्लियर। अब ये क्या होगा, अंदर की तरफ गया डी कॉस थीटा, अंदर की तरफ कौन आया डी कॉस थीटा, ये ऊपर की तरफ क्या है डीई साइन थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, यही तो मिलेगा। जितने भी आप छोटे छोटे पार्ट बनाना चाहो इन सब का इंटीग्रेशन कर दो, वैल्यू आ जाएगी।
ये देखो ग्रेविटेशनल फील्ड ये आएगा तुम्हारा G और dm अपॉन ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बच्चा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट हट गया, कॉस थीटा लगा दो तो x अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 0 to m। तो यहां से क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड gmx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये वैल्यू है gmx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और अगर मान लीजिए आप यहां पर x की वैल्यू को 0 कर दें, अगर x 0 करेंगे तो सेंटर पे आ जाएंगे, तो सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 आ जाएगा। सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, दैट इज 0। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0 एट द सेंटर। और भी कंडीशंस आप बना सकते हैं। कंडीशन एक और बना सकते हैं, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। बहुत दूर चले गए आप, अगर आप बहुत दूर चले गए, x बहुत बड़ा है तो ये नेग्लेक्ट कर दो, x की पावर 3, एक x ऊपर कैंसिल, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या मिला, ये मिला gm अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बिल्कुल पॉइंट मास के जैसा है। ठीक, एक बात, अगर x बहुत छोटा है तो एक्स स्क्वायर हटा दो। इफ x इज वेरी वेरी लेस देन r, तो यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा gmx अपॉन r की पावर 3। ठीक, अगर बहुत छोटा है तो ये आ जाएगा कि नहीं। अच्छा एक बात और है, पहले देखो सेंटर पे 0 और ये प्रोपोर्शनल है और बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम जरूर होगा। क्यों, अगर उसने पूछ लिया कि बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम कहां होगा, तो मैक्सिमम बच्चा तो वहां पर होगा जहां पर इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। क्यों भाई, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन कहां 0 आएगा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस r बाय रूट 2। ध्यान रखिए, इसका डिफरेंशिएशन कहां 0 आएगा, प्लस माइनस r बाई रूट 2 पर आएगा। पहले 0 फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज। देखिए ग्राफ में मैं आपको बताता हूं, अगर आप ग्राफ बनाए, ये देखो ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ x के साथ, तो पहले ये पहले इंक्रीज करेगा कहां तक, यहां तक, ये प्लस r बाई रूट 2 है, ये क्या है माइनस r बाई रूट 2 है, ये वैल्यू है। इस तरीके से है, पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज। ये देखो ये ग्राफ ऐसे गया, ये कौन हो गया, प्लस r बाई रूट 2, और यहां पर क्या आ गया, माइनस r बाई रूट 2 आ गया, है कि नहीं। तो ग्राफ ऐसे बनेगा। फील्ड की देखो डायरेक्शन, अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन बनाए तो जब यहां जाएंगे तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, अगर इधर आएंगे तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये डायरेक्शन प्लस, ये डायरेक्शन माइनस। क्लियर, एक तरफ की डायरेक्शन प्लस और दूसरी तरफ की डायरेक्शन क्या है, माइनस। तो बन गया कि नहीं बन गया। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड। फील्ड के अंदर फोर्स लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चा, कि भाई फील्ड के अंदर फोर्स लगेगा। अगर फील्ड के अंदर कोई मास है तो फोर्स लगेगा, बाहर नहीं लगेगा। मतलब फील्ड पहले है, फोर्स बाद में। हालांकि वो बात अलग है, पढ़ते हम लोग फोर्स पहले है फिर फील्ड, लेकिन फील्ड के अंदर फोर्स लगता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।